14 जुलाई 2025, सना सेंट्रल जेल, यमन। एक अंधेरी कोठरी में सलाखों के पास बैठी 37 साल की निमिषा प्रिया के कांपते हुए हाथों से 8 साल की कैद का दर्द साफ झलक रहा था। अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की बेरहमी से हत्या के आरोप में फंसी निमिषा बस लाचारी से देख रही थी अपनी मां को, जो कि केरल से अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी यानी माफी के बदले पैसों का मुआवजा देने यमन पहुंची, लेकिन जिसे ठुकरा दिया गया। यहाँ तक कि भारत सरकार के पर्दे के पीछे की कूटनीति भी अब बेअसर होती नजर आ रही थी। उसकी फांसी की तारीख बस 2 दिन दूर थी। निमिषा की नजरें अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर पर टिकी थी, जिसे वो 10 साल से भी नहीं देख पाई। चलिए थोड़ा 3 दशक पहले चलते हैं। 1990 का दौर, कोलंगोड गांव, पलक्कड़ जिला, केरल। निमिषा का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उसकी मां प्रेमा कुमारी दूसरों के घर झाड़ू कटका करके उसे पाल रही थी। अब जैसे ही निमिषा बड़ी हुई, गांव के चर्च की दया से उसे नर्सिंग की पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे अपने राज्य केरल में नर्स की नौकरी तक नहीं मिली। मैडम वो क्या है ना, आपने स्कूल के एग्जाम क्लियर नहीं किए। इन सब के बावजूद भी वो ठान चुकी थी कि परिवार को संभालना है और गरीबी से बाहर निकलना है। तो अपने टीनेज के आखिरी सालों में निमिषा ने सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ी बतौर नर्स अपनी नई जिंदगी शुरू करने यमन की राजधानी सना के एक हेल्थ सेंटर में। कुछ सालों बाद वे दोबारा लौटी, इस बार टॉमी थॉमस नामक एक मेहनती ड्राइवर से शादी करने। फिर वो दोनों वापस यमन लौटे और दिसंबर 2012 में अपनी बेटी मिशेल के जन्म से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर अब परिवार का बोझ भी था, तो निमिषा ने जान लगाकर घंटों काम करना शुरू किया यमन के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, और कमाई से एक एक रुपया बचाकर वो घर भेजने लगी अपनी माँ की देखभाल के लिए। इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो अपना सपना नहीं भूली। एक दिन मैं अपना खुद का नर्सिंग होम खोलूंगी और बेटी को दूंगी एक सुनहरा फ्यूचर। उसे वो सब नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला है। अब 2014 में यमनी जनता भड़क उठी थी पेट्रोल सब्सिडी की कटौती और चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके भारी विरोध ने राष्ट्रपति हादी की सत्ता को हिला दिया। हूती विद्रोही उठ खड़े हुए और सिविल वॉर के चलते राजधानी सना में दहशत का माहौल बन गया। पैसे की तंगी और चारों तरफ बढ़ते बवाल के बीच निमिषा ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने पति और नन्ही बच्ची को भारत भेज दिया, और यहाँ भारत में उन्होंने निमिषा के नर्सिंग होम के लिए पैसे जुटाना शुरू किए। और उधर यमन में वो अब भी दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन एक विदेशी निमिषा के लिए यमन का कानून बिल्कुल बेरहम था। हबीबी, अगर आपको यहाँ बिजनेस रजिस्टर करना है तो एक लोकल पार्टनर चाहिए होगी। और तभी कहानी में एंट्री होती है तलाल अब्दो मेहंदी की। क्लिनिक में अक्सर दिखने वाला चेहरा, जो इस बार अपने साथ उम्मीद साथ लाया था। आप ना बहुत ही अच्छी नर्स हो, मुझे ना इंडिया से प्यार है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। निमिषा ने भरोसा करके अपनी मेहनत की पूंजी पूरे 6 लाख यमनी रियाल यानी 1.7 लाख से भी ज्यादा थमा दिए मेहंदी को। साथ ही अपने पति की केरल से जुटाई फंडिंग को परमिट और किराए के लिए उसने उसे थमा दिए। दोनों के बीच भरोसे की डोर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो केरल में निमिषा की बेटी के क्रिश्चियन नामांकन संस्कार में भी शामिल हुआ और कुछ दिन वहीं रुका रहा। और जब कागजात फाइल किए गए, तब यमन के लोकल कानून के चलते मेहंदी को क्लिनिक का 67% हिस्सा मिल गया और निमिषा के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा इसको मानने के सिवाय। 2015 आते आते जब यमन की जंग और ज्यादा खतरनाक हो गई और भारतीय नागरिक वहां से भागने लगे, तो भी निमिषा ने अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा नहीं, हिम्मत को चुना और उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने सना में खोला अपना अल अमान मेडिकल क्लिनिक, एक 14 बेड वाला उसका खुद का क्लिनिक। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना पार्टनर समझ रही थी तलाल अब्दो मेहंदी, असल में वो भेड़ की खाल में भेड़िया था। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम देखें कि मेहंदी ने निमिषा को कैसे तड़पाकर अपना गुलाम बनाया, वो कैसे उसके चंगुल से निकली पर यमन के कानून में फंस गई और आखिर में फंसी से कैसे बची। हे दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मैग्नेट्स मीडिया के चैनल को देखा होगा। बड़ा ही पॉपुलर चैनल है जिसके पास करीबन 18 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके हर वीडियो को कम से कम 5 से 20 लाख लोग देखते हैं। इसलिए अब बिस्बो आपके लिए ला रहा है मैग्नेट्स मीडिया का कंटेंट हिंदी में एक नए चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट्स मीडिया इन हिंदी बाय बिस्बो। अब आप इनके सारे वीडियो देखें अपनी मनपसंद भाषा में। दोस्तों, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जरूर पहुँचे चैनल पर और सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते हम आपके लिए एक के बाद एक जबरदस्त वीडियो लाएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन टिप्पणी में दिया गया है। अब चलिए वापस आते हैं निमिषा की कहानी पर।
वो मेहदी जो शुरुआत में बड़ा जोशीला और वादों से भरा देख रहा था, वो हरामी जिसने क्लिनिक में अपनी ज्यादा हिस्सेदारी का फायदा उठाया और सारा पैसा हड़प लिया और निमिषा को उसकी बरसों की मेहनत से बेदखल कर दिया, अब जब निमिषा ने उस पर सवाल उठाए तो मेहदी आग बबूला हो गया। ये पूरा क्लिनिक मेरा है, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी मत करना। और फिर धोखे की हद तो तब पार हो गई जब इस पागल इंसान ने झूठे शादी के सर्टिफिकेट और झूठी तस्वीरें क्लिनिक के स्टाफ को दिखाना शुरू कर दिया। आपने देखा, हम पति पत्नी हैं, केरल में हमारी शादी हुई थी पिछले साल ही। साला वो धीरे धीरे और भी हैवानियत करने लगा। निमिषा के साथ शारीरिक और यौन शोषण की उसने हदें पार कर दी और उसे डर और बेइज्जती के जंजाल में फंसा दिया। लेकिन दोस्तों याद रहे, हमारी निमिषा डरपोक नहीं थी। उसने हिम्मत दिखाई, कई बार पुलिस के पास गई, शिकायतें की, मेहदी को भी कई बार अरेस्ट करवाया, भले ही कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो हरामी बार बार छूट जाता था और हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता था। वो इतना वैश्य हो गया था कि निमिषा का उसने पासपोर्ट और सारे ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स तक छीन लिए और उन्हें लॉक कर दिया। और हमारी मासूम निमिषा की दुनिया सिमट कर रह गई क्लिनिक की 4 दीवारों और मेहदी की कैद में। उस बेचारी को और भी अकेला करने के लिए उस दरिंदे ने घर वालों से उसका बात करना भी बंद करवा दिया, यहाँ तक कि वो उसे ड्रग्स भी देने लगा। देख, अब तू अपने घर को भूल ही जा, अब तू सिर्फ मेरी है, हमेशा के लिए। अगले 2 सालों तक निमिषा उसके बिछाए गए जुल्म और डर के जाल में फंसी रही। भेड़ की खाल में साले छिपे इस भेड़िए ने उसके सारे भागने के रास्ते बंद कर दिए। उसका क्लिनिक जो कभी इलाज का मंदिर था, अब एक जेल बन चुका था, लेकिन वो टूटी नहीं, अभी भी जिंदा थी। जुलाई 2017 में किस्मत ने दरवाजा खोला जब मेहदी को एक अलग केस के फ्रॉड और ड्रग्स के आरोप में जेल भेजा गया। उसी समय निमिषा ने जेल के एक वार्डन से गुहार लगाई, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा पासपोर्ट दिलवा दीजिए, प्लीज मुझे घर जाना है। और उस वार्डन ने उसे एक खतरनाक आइडिया दिया। देखिए, अगर आप मेहदी को कुछ समय के लिए रिहा कर दें तो उसे बेहोश किया जा सकता है। और वही हुआ। बेल मिलने के बाद जब मेहदी उसके कमरे पर आया तो निमिषा ने उसे केटामिन का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। उसकी जेब से चाबियां निकाली और जैसे ही उसने पासपोर्ट वाले लॉक को खोला, तब बदकिस्मती से उसने देखा कि ड्रग का डोज ज्यादा हो गया है और मेहदी की ओवरडोज से मौत हो गई है। भागने का रास्ता एक भयानक त्रासदी बन गया था। सदमे और डर में डूबी निमिषा ने अपने दोस्त नर्स हनन को कॉल किया। अब बस एक ही रास्ता बचा है। मगर वो रास्ता शायद सही नहीं था, लेकिन डर के मारे दोनों नर्सों ने मिलकर मेहदी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अवशेष एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक में छिपा दिए। एक ऐसा कांड जिससे उसकी जिंदगी बदतर होने वाली थी। इस तरफ भारत का यमन से ट्रैवल बैन लग चुका था और एम्बेसी भी पास के जिबूती देश में शिफ्ट हो चुकी थी। और अगस्त 2017 में जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो निमिषा ने सऊदी बॉर्डर से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस समय तक टैंक में मेहदी के शरीर के अंग मिल चुके थे और अब निमिषा वांटेड लिस्ट में आ चुकी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2018 में निमिषा पर मुकदमा शुरू हुआ, जहां पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था। सारी कार्यवाही अरबी में हुई, न ही कोई भाषा ट्रांसलेट करने वाला था, न ही कोई ढंग का वकील। और फिर 2020 में सना के ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुना दी। ये फैसला नवंबर 2023 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी बरकरार रखा और निमिषा की आखिरी अपील भी ठुकरा दी गई। दोस्तों, कितना गलत हुआ ना, कोर्ट ने मेहदी के शव को काटकर पानी की टंकी में छुपाने को सोची समझी साजिश मान लिया। ना तो उसने शोषण देखा, न ही ये समझा कि मेहदी की मौत एक ओवरडोज की दुर्घटना थी। इसका ये भी कारण हो सकता है कि वो एक नर्स थी और उसे पता होना चाहिए था कि कौन सी खुराक बेहोश करेगी और कौन सी खुराक मार देगी। खैर, हर कानूनी रास्ता बंद हो गया सिवाय एक आखिरी उम्मीद के, खूनी मुआवजा। शरिया कानून के तहत दी जा सकती एक तय राशि जिसके बदले गुनाह की माफी मिल सकती थी। जैसे दोस्तों केरल के अब्दुल रहीम का मामला, जो कि सऊदी में मौत की सजा पर था, लेकिन 34 करोड़ की ब्लड मनी से अब वो 2026 में रिहा हो जाएगा। सितंबर 2020 से ही एनआरआई केरल वासियों ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम की एक मुहिम शुरू की फंड को जुटाने के लिए। निमिषा की मां ने केरल में अपनी एकलौती प्रॉपर्टी तक बेच दी और यमन में 1999 से रह रहे भारतीय मूल के सैमुअल जोरेम भास्करन को मेहदी के परिवार से बातचीत करने के लिए चुना गया। मिलकर उन्होंने करीब 8.6 करोड़ का खूनी मुआवजा ऑफर किया, लेकिन मेहदी के भाई ने साफ कह दिया, मेरे भाई को बेरहमी से मारा गया, सुलह नामुमकिन है, हमें बदला चाहिए, माफी नहीं। मगर दोस्तों, यहाँ असली मुश्किल ये थी कि राजधानी सना और वहाँ की जेलें ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकारी सऊदी समर्थित है, जो कि ईरान का दुश्मन है। भारत की यमन एम्बेसी, जो पास के जिबूती से ऑपरेट करती है, बता दें कि वो सिर्फ मान्यता प्राप्त सरकार से मांडवली कर सकती है, विद्रोहियों से नहीं।
मगर इन सब के बावजूद भी भारत में पहुंचे हुए शेख जेल अधिकारियों और सरकार वकील तक से पर्दे के पीछे मांडवली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार गया। और फिर दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने निमिषा की फांसी की मंजूरी दे दी, जिसकी तारीख तय हुई 16 जुलाई 2025। अब फांसी में सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे, लेकिन तभी एक राहत की खबर आई। कानून की तरफ से नहीं, बल्कि आस्था की तरफ से। भारत के 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती और प्रसिद्ध सुन्नी धर्म गुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार ने अपने पुराने दोस्त यमनी सूफी स्कॉलर शेख हबीब उर बिन हाफिज से संपर्क किया। हाफिज केरल से गहरा नाता रखते हैं और वे मुसलियार द्वारा चलाए गए संस्थान में कई बार आ चुके थे। इन्होंने मेहदी के परिवार के सदस्य और वहाँ के कबाली नेता को मांडवली के लिए तैयार किया। धर्म हमें रहम और करुणा सिखाता है। बस सिर्फ 2 दिनों में ही यमन के राष्ट्रपति ने अपना फैसला बदल दिया और फांसी को टालने का आदेश दिया, बिना कोई अगली तारीख दिए। और ये आदेश 15 जुलाई को ही पब्लिक किया गया, ताकि जेल के बाहर भीड़ न जुट सके। मगर बता दें कि निमिषा के गुनाह में साथी नर्स हनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और अब हमारी निमिषा सना की जेल में है, जहां वो बीमार कैदियों की सेवा करती है। उसकी मां यमन में युद्ध होने के बावजूद वहीं टिकी है और अब भी अपनी बेटी के लिए रहम की दुआएं कर रही है। उसकी 13 साल की बेटी, जो केरल के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, इस इंतजार में है कि कब मम्मी की खबर आएगी। केरल को भारत की नर्स फैक्ट्री कहा जाता है, जहां हर 4 में से एक नर्स गल्फ देशों में जाती है सपनों और जोखिमों से भरी उड़ान भरने। उसी उड़ान पर कभी हमारी निमिषा भी निकली थी, जिस समय यमन एक सुरक्षित मुल्क लगता था। आज निमिषा की आजादी और उसके सपने अभी भी थोड़ी दूरी पर हैं। बता दें, उसका भविष्य ना तो अदालत तय कर सकती है, ना ही कोई सरकार। सब कुछ टिका है माफी पर, दुआओं पर और माफी के बदले खूनी पैसों पर। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। केरल से पहुंची यमन, ले ख्वाबों की उड़ान, बदकिस्मती से पहुंच गई पर फांसी तक जान। कोशिशों से टल गई है फांसी फिलहाल, देखे नर्स निमिषा का आगे क्या हो हाल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।